क्योंकि जो लोग ये जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे से क्या अपेक्षा रखनी है, वे संसार को शांत और वो अनुकूल बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इन संगठन को इस सरलीकरण को संभाल कर रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद कुछ भी नहीं है। जब इस पर कोई खतरा आता है तो पूरे राज्य की नींव हिलने लगती है। हालाँकि ठीक-ठीक यही कारण नहीं है जिसके चलते लोग अपने विश्वासों के लिए लड़ते हैं, बल्कि वे तो इसलिए लड़ते हैं ताकि अपने विश्वासों, अपनी अपेक्षाओं और अपनी इच्छाओं के बीच मेल बनाकर रख सकें। वे अपनी अपेक्षा और दूसरों के कर्मों के बीच मेल बनाकर रखने के लिए लड़ते हैं। ये मेल बनाकर रखने के चलते ही लोग शांतिपूर्वक व उत्पादक ढंग से एक-दूसरे की अपेक्षाओं के अनुसार साथ-साथ रह पाते हैं। इससे न सिर्फ़ अनिश्चितता को कम करने में मदद मिलती है, बल्कि अनिश्चितता के कारण अनिवार्य रूप से पैदा होने वाली अराजक व असहनीय भावनाओं को संयमित करना भी आसान हो जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी को उसके प्रेमी ने धोखा दिया, जबकि उसे अपने प्रेमी पर बहुत विश्वास था। इस धोखे ने उनके जीवन के पवित्र सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन किया। किसी इंसान की सच्चाई उसके शब्दों से ज़्यादा उसके कर्मों से पता चलती है। और धोखे की हरकत एक अंतरंग रिश्ते की नाजुक व सावधानी से स्थापित की गई शांति को भंग कर देती है। धोखा खाने के बाद लोग घृणा, अवमानना अपने लिए और धोखा देने वाले के लिए अपराधबोध, चिंता, रोष और शंका जैसी भावनाओं में उलझ जाते हैं। संघर्ष अपरिहार्य है और कभी-कभी इसके परिणाम घातक होते हैं। साझा विश्वास प्रणालियाँ, व्यवहार की साझा प्रणालियाँ और अपेक्षाएँ इन शक्तिशाली बलों को नियंत्रण में रखती हैं। जो चीज़ लोगों को अराजकता और आतंक और इसके बाद विरोध और लड़ाई की ओर अपने अपने पतन से बचाती है, उसकी रक्षा के लिए लोगों का लड़ना कोई हैरानी की बात नहीं है। ये बात सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं है। एक साझा सांस्कृतिक प्रणाली इंसानों के बीच होने वाली पारंपरिक क्रि क्रियाओं व संवाद में स्थिरता लेकर आती है। इसके अलावा एक मूल्य प्रणाली भी है, यानी मूल्य की ऐसी हायरा हायरार्की, पदानुक्रम, जहाँ कुछ चीज़ों को प्राथमिकता और महत्व दिया जाता है, जबकि कुछ चीज़ों को नहीं। ऐसी मूल्य प्रणाली की अनुपस्थिति में लोग सक्रिय रह ही नहीं सकते। दरअसल उस स्थिति में वे चीज़ों को देख समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि क्रिया और देखना समझना दोनों के लिए एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है। एक बौद्ध लक्ष्य वही होता है जो मूल्यवान हो। हम अपनी ज़्यादातर सकारात्मक भावनाओं को लक्ष्यों के संदर्भ में ही अनुभव करते हैं। तकनीकी रूप से कहा जाए तो हम तब तक खुश नहीं होते जब तक दुःख अपनी प्रगति होते हुए नहीं देख लेते खुद अपनी प्रगति होते हुए नहीं देख लेते, और प्रगति के विचार का तात्पर्य कुछ और नहीं बल्कि मूल्य होता है। इससे भी बदतर तथ्य ये है कि सकारात्मक मूल्य के बिना जीवन का अर्थ अपने आप में तटस्थ नहीं होता, क्योंकि हम कमज़ोर व नश्वर हैं और पीड़ा व चिंता इंसानी मस्तिष्क का अ, अभिन्न अंग है। हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम उस पीड़ा के मुकाबले खड़ा कर सकें जो अस्तित्व के मूल में होती है। हमारे पास मूल्य की गहन प्रणाली में
निहित अर्थ ज़रूर होना चाहिए, वरना मस्तिष्क अस्तित्व की बीभत्स बीभत्सता अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है। इसके बाद शून्यवाद अपनी आशाहीनता और निराशा के साथ सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए बिना मूल्यों के किसी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। हालाँकि विश्वास प्रणालियों के बीच संघर्ष की संभावना भी रहती है। यही कारण है कि हमारे सामने हमेशा ही ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जहाँ एक तरफ कुआँ और दूसरी ओर खाई। जब कोई समूह केंद्रित विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है या विलीन हो जाता है, तो जीवन अराजक, दुखद व असहनीय हो जाता है। दूसरी ओर जब समूह केंद्रित विश्वास मौजूद होता है, तो अन्य समूहों के साथ संघर्ष की स्थिति बनना अपरिहार्य हो जाता है। पश्चिम में हम आंशिक रूप से अन्य समूहों के साथ संघर्ष के खतरे को कम करने के लिए अपनी परंपराओं, धर्म और यहाँ तक कि राष्ट्र केंद्रित संस्कृतियों से भी दूर होते रहे हैं। पर इसके साथ ही हम व्यर्थता के चलते पैदा हुई हताशा का शिकार भी होते जा रहे हैं, जो कोई सुधार का संकेत नहीं है। अपनी किताब मैप ऑफ मीनिंग लिखते समय मैं इस एहसास से भी प्रेरित था कि अब हम संघर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकते। कम से कम 20वीं सदी में जिस पैमाने पर वैश्विक संघर्ष हुए थे, उस पैमाने पर तो कतई नहीं। विनाश करने की हमारी तकनीकें अब बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। हालत ये है कि अब युद्ध का संभावित परिमाण सिर्फ सर्वनाश ही है, पर हम अपनी मूल्य प्रणालियों को, अपनी मान्यताओं को और अपनी संस्कृति को त्याग भी नहीं सकते। मैं इस स्पष्ट नज़र आ रही प्रचंड समस्या से महीनों तक पीड़ित रहा हूँ। क्या इससे निपटने का कोई तीसरा तरीका भी था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था? इसी दौरान एक रात मैंने अपने में देखा कि मैं ज़मीन से कई मंजिल पर ऊपर हवा में हूँ और एक झूमर से चिपका हुआ हूँ, जो एक विशाल गिरिजाघर के गुंबद के ठीक नीचे लटक रहा है। उस ऊंचाई से मुझे ज़मीन पर चल रहे लोग चींटियों जितने छोटे नज़र आ रहे थे। मैं जिस जगह पर लटका हुआ था, वहाँ मेरा शरीर गिरिजाघर की दीवारों और गुंबद के शिखर से काफ़ी दूर था। मैंने सीखा है कि अपने सपनों पर गौर करना चाहिए, और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक प्रशिक्षित मनोविज्ञानी हूँ। दरअसल सपने हमारे मन के उन अंधेरे कोनों पर प्रकाश डालते हैं जहाँ अब तक तर्क के कदम नहीं पहुँचे हैं। मैंने लंबे समय तक ईसाईयत का अध्ययन किया है, अन्य धार्मिक परंपराओं से कहीं अधिक। हालांकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अन्य धर्मों का भी अधिक से अधिक अध्ययन करूं। इसलिए हर किसी की तरह मैं भी अपने विचार उन्हीं चीज़ों से लेता हूं जिन्हें मैं जानता हूं, ना कि उन चीज़ों से जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। और यही होना भी चाहिए। मैं जानता था कि गिरिजाघरों का निर्माण क्रॉस के आकार में किया जाता है और गुंबद के नीचे का बिंदु क्रॉस का मध्य भाग होता है। मैं जानता था कि क्रॉस न सिर्फ सबसे बड़ी पीड़ा का मृत्यु का वो रूपांतरण का बिंदु है, बल्कि संसार का प्रतीकात्मक केंद्र भी है। यह ऐसा स्थान नहीं था जहाँ मैं रहना चाहता था। मैं उस ऊंचाई से, उस प्रतीकात्मक आकाश से नीचे उतरकर वापस अपने सुरक्षित, जाने पहचाने और अनाम स्थान पर आने में कामयाब हो गया। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। फिर मैं सपने में ही अपने बिस्तर पर वापस भी आ गया और अचेतन अवस्था की शांति पाने के लिए फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अपने बिस्तर पर सहज
होते ही मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर फिर से कहीं जा रहा है। एक तेज़ हवा का झोंका मुझे विलीन करते हुए एक बार फिर उसी गिरजाघर के मध्य बिंदु की ओर धकेलने की तैयारी कर रहा था। उससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब ये सचमुच एक अ, दुःस्वप्न बन चुका था। मैंने खुद को जागने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे पीछे लगे पर्दे उड़ते हुए मेरे तकिए तक आ रहे थे। आधी नींद की अवस्था में मैंने अपने पलंग के निचले सिरे की ओर देखा, जहाँ मुझे उस महान गिरजाघर के दरवाजे नज़र आए। आखिरकार मेरी नींद टूट गई और वो शव गायब हो गया। मैंने सपने में मेरे सपने में मुझे खुद अब अस्तित्व के केंद्र में रह मेरे सपने ने मुझे खुद अस्तित्व के केंद्र में रख दिया था और वहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है, ये समझने में मुझे महीनों लग गए। इस दौरान मुझे ये संपूर्ण व्यक्तिगत एहसास भी हुआ कि अतीत की महान कहानियाँ वास्तव में लगातार इस बात पर जोर देती रहती हैं कि केंद्र पर व्यक्ति का कब्जा है। केंद्र को क्रॉस ने निशान से चिन्हित किया गया है। इस क्रॉस पर अस्तित्व दरअसल पीड़ा और रूपांतरण है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस तथ्य को स्वेच्छा से स्वीकार किए जाने की ज़रूरत है। किसी समूह के प्रति गुलामों जैसी निष्ठा से वो उसके सिद्धांतों से पार पाना असंभव नहीं है। इसके विपरीत चरम चरम यानी शून्यवाद के नुकसान से बचना भी असंभव नहीं है। इसके अलावा व्यक्तिगत चेतना व अनुभव में पर्याप्त अर्थ खोज लेना भी संभव है। जब एक और संघर्ष की भयावह दुविधा हो, जबकि दूसरी ओर जब एक और भयावह संघर्ष की भयावह दुविधा हो, जबकि दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विघटन हो, तो ऐसे में संसार को मुक्त कैसे कराया जा सकता है? इसका जवाब है व्यक्ति का स्तर ऊंचा करके, उसका विकास करके और अस्तित्व का बोझ उठाने व शूरवीरता के मार्ग पर चलने के लिए सर्वसम्मति लाकर ऐसा किया जा सकता है। हम सभी को व्यक्तिगत जीवन, समाज और संसार की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम सभी को सच बोलना चाहिए, बिगड़े हुए की मरम्मत करनी चाहिए और पुरानी व अप्रचलित हो चुके चीज़ों का विश्लेषण कर उसकी रचना दोबारा करनी चाहिए। यही वो तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम संसार को जहरीला बनाने वाली पीड़ा कम कर सकते हैं। ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है, पर ऐसा ना करने की स्थिति में हमारे पास जो विकल्प बचता है, सत्तावादी विश्वास प्रणाली का खौफ, ध्वस्त हो चुके राज्य की अराजकता, बेलगाम प्राकृतिक संसार की दुखद तबाही, अस्तित्ववादी चिंता और उद्देश्यविहीन व्यक्ति की कमजोरी, वो भी बदतर है। मैं इस प्रकार के विचारों पर दशकों से सोचता और व्याख्यान देता आया हूँ। अब मेरे पास इन विचारों से संबंधित कहानियाँ और अवधारणाओं का एक बड़ा संग्रह है। हालांकि मैं ये दावा कतई नहीं कर रहा हूँ कि मेरी सोच पूरी तरह सही या संपूर्ण है। कोई एक इंसान अस्तित्व को जिस हद तक जान और समझ सकता है, अस्तित्व उससे कहीं अधिक जटिल होता है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास इससे जुड़ा हर संभव विचार मौजूद हो। मैं तो बस वो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मैं अब तक जान और समझ पाया हूँ। इस विषय पर मैंने जो भी सोच विचार व शोध किया था, वो मेरे निबंधों के रूप में सामने आया, जिन्होंने आखिरकार इस किताब का रूप ले लिया। मेरा प्रारंभिक विचार ये था कि मैंने
कोरा वेबसाइट पर जो 40 जवाब लिखे थे, उन सभी के बारे में एक-एक संक्षिप्त निबंध लिखो। मेरे इस प्रस्ताव को उम, पेंगुइन रैंडम हाउस कन्नड़ा प्रकाशन समूह के समूह ने स्वीकार कर लिया। हालांकि इन बिंदुओं को लिखने के दौरान मैंने पहले इनके संख्या 40 से घटाकर 25 की, फिर 16 और आखिरकार 12। इन 12 बिंदुओं से ही ये किताब तैयार हुई है। इस इस शेष भाग को मैं पिछले 3 साल से अपने आधिकारिक संपादक की मदद से और ग्रेग हार्विट्ज, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, की भयावहता की हद तक तीखी और सटीक आलोचना के साथ संपादित कर रहा था। 12 रूल्स फॉर लाइफ, 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस। ये शीर्षक चुनने में हमें काफ़ी समय लगा। इस किताब के शीर्षक के तौर पर हमारे पास बहुत से विकल्प थे, पर हमें यही शीर्षक सबसे बेहतर क्यों लगा? इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसकी सरलता। ये शीर्षक इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि लोगों को व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों की ज़रूरत होती है, वरना केओस, अराजकता को हावी होने में देर नहीं लगती। हमें नियमों, मानकों और मूल्यों सब की ज़रूरत एक साथ होती है। हम झुंड में रहने वाले ऐसे जीव हैं जिसका काम होता है कि बोझा उठाना। अपने अभागे अस्तित्व को सही ठहराने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई बोझ या जिम्मेदारी उठाएं। हमें दिनचर्या और परंपराओं की ज़रूरत भी पड़ती है। यही व्यवस्था है, पर कई बार व्यवस्था ज़रूरत से ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है, जो ठीक नहीं है। पर इसके उलट अराजकता हमें फ़ौरन निगल सकती है और वो भी ठीक नहीं होगा। ये ज़रूरी है कि हम सीधे रास्ते पर चलें, इसलिए इस किताब में बताए गए सभी 12 नियम और उनके साथ प्रस्तुत किए गए निबंध सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देते हैं। ये सीधा और सही रास्ता ही व्यवस्था और अराजकता के बीच की विभाजन रेखा है। यही वो स्थान है जहाँ हम एक साथ उतने स्थिर होते हैं, उतनी खोज कर पाते हैं, उतना रूपांतरित हो पाते हैं, उतने सुधर पाते हैं और उतना सहयोग कर पाते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। इसी स्तर पर हम उस अर्थ की खोज कर पाते हैं जो जीवन और उसकी अपरिहार्य पीड़ा को सही ठहराते हैं। अगर हम ठीक से जीते तो शायद हम अपनी आत्म चेतना का बोझ सहने में सक्षम होते। अगर हम ठीक से जीते तो शायद एक पीड़ित होने की उस मनोभावना के बिना अपनी नाजुकता व नश्वरता के सच का सामना कर पाते, जो पहले हमारे अंदर आक्रोश, फिर इस ईर्ष्या और फिर प्रतिशोध वो निराश की इच्छा पैदा करती है। अगर हम ठीक से जीते तो शायद अपने अभाव व अज्ञान के सच से खुद को बचाने के लिए हमें अधिनायकवादी निश्चितता की ओर नहीं मुड़ना पड़ता, पर शायद हम नर्क की ओर जाने वाले इन रास्तों पर चलने से खुद को बचा सकते हैं। वैसे भी 20वीं शताब्दी की
भयावहता में हम स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि असली नर्क कैसा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन नियमों और इनके साथ प्रस्तुत निबंधों से लोगों को ये चीज़ें समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पहले से परिचित हैं कि व्यक्ति की आत्मा सदा सच्चे अस्तित्व के नायकत्व की भूखी होती है और जिम्मेदारी लेने की इच्छा दरअसल एक सार्थक जीवन जीने के निर्णय के समान होती है। अगर हम सब ठीक से अगर हम सब ठीक से जिएंगे तो सामूहिक रूप से फैलेंगे फलेंगे फूलेंगे। आप ये अ, आप ये पत्ता पलट कर आगे बढ़ें पन्ना पलट कर आगे बढ़ें। इससे पहले आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन, मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर मनोविज्ञान। ओके, कितना मिनट हुआ है? पहला चैप्टर, कंधे तान कर सीधे खड़े हो। okay. केकड़े, लॉबस्टर और उनका अधिकार क्षेत्र। आपने भी शायद बाकी लोगों की तरह कभी केकड़ों के बारे में खास तौर पर सोच विचार नहीं किया होगा। हाँ, अगर आपको केकड़े खाना पसंद है तो फिर अलग बात है। दरअसल ये दिलचस्प और स्वादिष्ट कड़े खोल वाले समुद्री जीव वाकई गौर करने लायक होते हैं। इनका निर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्रिका तंत्र अपेक्षाकृत सरल होता है, और इनके मस्तिष्क की जादुई कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स बड़े आकार के होते हैं जिनका निरीक्षण करना काफ़ी आसान होता है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने केकड़ों के न्यूरल सर्किट का सही नक्शा बनाने में सफलता हासिल की है। इससे हमें मस्तिष्क के संरचना वो कार्यों के अलावा और अधिक जटिल प्रणालियों के व्यवहार को समझने में मदद मिली है जिनमें इंसान भी शामिल हैं। इंसान और केकड़ों में आपकी उम्मीद से अधिक समानताएं होती हैं, खासकर तब जब आप केकड़ों की तरह चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। हा 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 हा, हंसना है। केकड़े समुद्र के तल में रहते हैं। उनके लिए वहाँ एक निवास स्थान जरूरी होता है जिसके सुरक्षित दायरे में रहकर वे अपना शिकार ढूंढते हैं और चारों ओर फैली गंदगी में मौजूद खाद्य पदार्थ के टुकड़े तलाशते रहते हैं। समुद्र की ऊपरी सतह पर रहने वाले जीवों के बीच होने वाली संघर्ष में जो चीज़ें समुद्र के तल तक जाती हैं वे केकड़ों के खाद्य पदार्थों में शामिल हो जाती हैं, जैसे संघर्ष में मारे गए जीवों के शरीर वगैरह। केकड़े अपने निवास के लिए ऐसी सुरक्षित जगह चुनते हैं जहां शिकार करना या खाद्य पदार्थ ढूंढना आसान हो, यानी एक तरह से वे अपने लिए एक घर चुन लेते हैं। चूँकि समुद्र में केकड़े बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए अक्सर एक समस्या भी खड़ी हो जाती है। अगर दो केकड़े एक ही समय में समुद्र तल के एक ही क्षेत्र को वेस्टर झींगा मछली को भी कहा जाता अच्छा लेब्स्टर झींगा मछली को भी कहा जाता है, एक ही क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लें और दोनों ही उस अधिकार क्षेत्र में रहना चाहते हों, तब क्या? और अगर दो केकड़े की जगह सैकड़ों केकड़े हों जो समुद्र तल के एक ही हिस्से में अपने अपने परिवार के लिए खाने की उपलब्धता और सुरक्षा
सुनिश्चित करने में लगे हों और उनमें से कोई भी उस अधिकार क्षेत्र को छोड़ने को तैयार ना हो, तब ये समस्या अन्य प्रणालियों के सामने भी आती है। उदाहरण के लिए जब सोंगबर्ड प्रजाति सोंगबर्ड प्रजाति की चिड़िया बसंत के मौसम में उत्तरी इलाकों में आती हैं तो उनके बीच अपने-अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर बड़े क्रूर झगड़े होते हैं। उनकी सुरीली चहचहाट को सुनकर हमें बड़ा आनंद आता है, पर दरअसल ये चहचहाट साथी चिड़ियों को बुलाने के लिए एक सायरन होती है। वे स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए भी चहचहाती हैं। बेहद सुरीले ढंग से चहचहाने वाली हर सोंगबर्ड चिड़िया दरअसल एक छोटे स्तर की योद्धा होती है, जो अपनी आवाज़ से अपने श्रेष्ठ होने की घोषणा कर रही होती है। उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली रेन नामक सोंगबर्ड चिड़िया को ही ले लीजिए। कीड़े खाने वाली ये छोटे आकार की चिड़िया बड़ी तेज़ तर्रार और शक्तिशाली होती है। अगर ये किसी इलाके में नई-नई आई हो, तो अपना घोंसला बनाने के लिए ऐसी जगह ढूँढती है, जो तेज़ हवा और बारिश से सुरक्षित रहे। ये न सिर्फ़ खाने के आसपास रहना चाहती है, बल्कि मैथुन क्रिया के लिए अपने संभावित साथियों को आकर्षित करने की कोशिश में भी रहती है। इसके अलावा ये अपने प्रतिद्वंदियों को ये यकीन भी दिलाना चाहती है कि उनके लिए बेहतर होगा अगर वे उसके अधिकार क्षेत्र से दूर रहें। चिड़िया चिड़िया और उनका अधिकार क्षेत्र। जब मैं 10 साल का था तो मैंने अपने पिता की मदद से रेन सोंगबर्ड के परिवार के लिए एक बर्ड बर्ड हाउस चिड़ियों का घर तैयार किया था। ये बर्ड हाउस किसी कॉर्नेस्टोंगा बैंगन बैगन जैसा दिखता था। अच्छा, बैगन जैसा दिखता था। इसके सामने वाले प्रवेश द्वार का आकार इसके कुल आकार का 1/4 था। ये रेन सोंगबर्ड चिड़िया के लिए एक बढ़िया निवास स्थान था, क्योंकि वह छोटे आकार की होती हैं। इस बर्ड हाउस की दूसरी ख़ास बात ये थी कि किसी भी अन्य बड़े आकार की चिड़िया के लिए ये जगह सही नहीं थी, क्योंकि वो इसमें प्रवेश ही नहीं कर पाती। इसलिए ऐसी कोई 8वीं और 9वीं शताब्दी में पूर्वी अमेरिका व कनाडा में लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली एक प्रसिद्ध गाड़ी। अच्छा, ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि कोई और चिड़िया आकर कभी रेन सही पढ़ रहा हूँ ना, सोंगबर्ड के परिवार को तंग करेगी। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के घर में भी एक बर्ड हाउस था, जो दरअसल हमने उसी समय बनाया था। जब हम अपने घर में बर्ड हाउस बना रहे थे, इसे हमने एक पुराने रबर के जूते से तैयार किया था। इसके प्रवेश द्वार का आकार ऐसा था कि इसमें रॉबिन नामक चिड़िया के आकार वाली कोई भी चिड़िया प्रवेश कर सकती थी। वो बुजुर्ग महिला उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जब कोई चिड़िया वहाँ रहने आएगी। जल्दी एक रेन सोंगबर्ड चिड़िया ने हमारे बर्ड हाउस को अपना घर बना लिया। बसंत के मौसम के शुरुआती दिनों में हम अक्सर देर तक उसी सुरीली आवाज़ में चहचहाते हुए सुनते रहते। हमारे इस नई मेहमान ने कनेस्टोगा बैगन जैसे उस बर्ड हाउस में अपना घोंसला तैयार किया। इसके साथ ही वो बुजुर्ग पड़ोसी के जूते वाले बर्ड हाउस में भी छोटे-छोटे तिनके लाकर इकट्ठे करने लगी। उसने उस छोटे से बर्ड हाउस को तिनकों से इस तरह भर दिया कि किसी भी आकार की कोई और चिड़िया उसके भीतर ना जा सके। हालाँकि मेरी वो बुजुर्ग पड़ोसी इससे कतई खुश नहीं थी, पर कुछ और किया भी नहीं जा सकता था। मेरे पिता ने उससे कहा,
अगर हम इसे उठाकर साफ भी कर दें और फिर से पेड़ पर लटका दें, तो ये चिड़िया इसे दोबारा तिनकों से भर डालेगी। और थोड़ा पढ़ता हूँ, 1 मिनट, 15 मिनट और डालेगी। सॉन्गबर्ड चिड़िया आकार में छोटी और दिखने में प्यारी भले ही हो, पर वे बड़ी बेरहम होती हैं। पिछले ही साल सर्दियों में शकी यानी बर्फ़ पर स्केटिंग करते समय मैंने अपनी टांग तोड़ ली थी। इसके बाद मुझे सहायता के रूप में स्कूल की बीमा पॉलिसी से कुछ पैसे भी मिले थे, जो मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली और अनाड़ी बच्चों के लिए ख़ास तौर पर तैयार की गई थी। इन पैसों से मैंने एक कैसेट रिकॉर्ड खरीदा था, जो उस ज़माने में बड़ी आधुनिक चीज़ मानी जाती थी। मेरे पिता ने सुझाव दिया कि मुझे बगीचे में बैठकर सॉन्गबर्ड चिड़िया की सुरीली चहचहाटों को अपने कैसेट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके उसे बजाकर सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे क्या होता है। मैं वसंत की चमकीली धूप में नहाए नहाए हमारे बगीचे में पहुंच गया, जहां सॉन्गबर्ड चिड़िया पूरी तीव्रता से चहचहाते हुए उस क्षेत्र में अपने श्रेष्ठता की घोषणा कर रही थी। मैंने उसकी चहचहाट को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद मैंने अब उसी कैसेट को बजाकर सॉन्गबर्ड को उसकी चहचहाट सुनाई। उसे सुनते ही मानो उस छोटी सी चिड़िया के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। वो तेजी से उड़ी और नीचे की ओर गोता लगाते हुए मेरी ओर कैसेट रिकॉर्डर के ओर टूट पड़ी। इसके बाद वो बार-बार स्पीकर पर एक झपट्टा मारने आती और फिर कुछ इंच की दूरी पर रुककर दूर चली जाती। इसके बाद हमने उसका ये व्यवहार कई बार देखा, यहाँ तक कि जब टेप रिकॉर्डर बगीचे में ना होता, तब भी वो ऐसा ही करती। हालत ये थी कि अगर कभी कोई बड़े आकार की चिड़िया हमारे बर्ड हाउस के आसपास के किसी भी पेड़ पर बैठने की ज़रूरत करती, तो इस बात की पूरी उम्मीद थी कि हमारी आत्मघाती सॉन्गबर्ड उस पर हमला कर देगी। रेन सॉन्गबर्ड और केकड़े एक रेंग सॉन्गबर्ड और केकड़े एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। केकड़े ना तो उड़ सकते हैं, ना ही उनकी आवाज़ सुरीली होती है और ना ही वे पेड़ों पर अपना बसेरा बनाते हैं, जबकि रेन के शरीर पर नर्म पंख होते हैं और केकड़ों के शरीर पर एक कड़ा खोल। रेन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती और इसे विर विरले विरले मौके पर ही ख़त्म के साथ परोसा जाता है। ये नहीं समझा। अंदर सांस ले सकती है और इसे बिरले मौकों पर ही मक्खन के साथ परोसा जाता है। हालांकि इन सभी असमानताओं के बावजूद कई समानताएं भी हो हमें कई उनमें कई समानताएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए ये दोनों ही अन्य कई प्रजातियों की तरह अपनी हैसियत और पद के प्रति जुनूनी प्रवृत्ति के होते हैं। नॉर्वे के जीव विज्ञानी और तुलनात्मक मनोवैज्ञानिक थैलिफ स्लेजेल रूप एबे ने सन 1921 में पाया कि बाड़े में रहने वाली मुर्गियां भी चोंच के आधार पर अपनी हायरार्की यानी हैसियत आधारित पदानुक्रम स्थापित करती हैं। मुर्गियों की हायरार्की खास तौर पर अभ्यास या तंगी के अभाव या तंगी के बाद में मुर्गियों की दुनिया में किसकी कितनी हैसियत है, इसके कारण हर मुर्गी के सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता में छिपे होते हैं। जिन मुर्गियों को हर सुबह बाड़े में बिखेरे गए खाने की दानों तक सबसे पहले
जाने दिया जाता है, उन्हें दरअसल अन्य सभी मुर्गियों के बीच सेलिब्रिटी जैसा दर्जा हासिल होता है। इसके बाद उनके दस्ते की सदस्य मुर्गियों, टुकड़ाखोर मुर्गियों और उन मुर्गियों की बारी आती है जो सेलिब्रिटी मुर्गियों जैसी हैसियत पाना चाहती हैं। इसके बाद बारी आती है सबसे वाहियात मुर्गियों की, फिर गंदी, कम पंखों वाली और बुरी चोंच वाली मुर्गियों की बारी आती है, जिन्हें मुर्गियों की हायरार्की यानी हैसियत आधारित पदानुक्रम में सबसे निचले दर्जे की माना जाता है। उपनगरीय विनाशियों की तरह ही मुर्गियां भी समुदाय में रहती हैं, जबकि रेन सॉन्गबर्ड चिड़िया ऐसा नहीं करती। इसके बावजूद उनके बीच भी श्रेष्ठता पर आधारित हायरार्की पाई जाती है। बस फ़र्क ये है कि ये हायरार्की अधिकार क्षेत्र तय करने जैसे मामलों पर अधिक लागू होती है। सबसे स्वस्थ, मजबूत, भाग्यशाली और सबसे अधिक इच्छा शक्ति वाली चिड़िया अपने और अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा अधिकार क्षेत्र चुनती है और दूसरी चिड़ियों से उसकी रक्षा करती है, जिसके कारण उसे मैथुन क्रिया के लिए बेहतर साथी चिड़िया मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। इससे उसके लिए अपने अंडों को सेना व चूजों को पालना भी आसान हो जाता है, जो बाद में बड़े होकर खूब फलते फूलते हैं। तेज हवा, बारिश, शिकारियों से सुरक्षा और अच्छी गुणवत्ता वाले खाने तक पहुंचना, इस प्रकार उनका जीवन क्रम तनावपूर्ण रहता है। इसलिए अधिकार क्षेत्र अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उनके अधिकार में जो क्षेत्र आता है, उससे संबंधित अधिकारों व सामाजिक हैसियत में बड़ा महीन सा फ़र्क होता है। ये अक्सर ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। अगर उच्च स्तरीय शौन वर्ग चिड़िया के समुदाय में कोई संक्रामक रोग फैल जाए, तो सबसे कम प्रभुत्व रखने वाली, सबसे अधिक तनाव में रहने वाली और चिड़ियों की दुनिया में सबसे निचला स्थान रखने वाली शॉनबर्ड चिड़िया के बीमार पड़ने और मरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये बात इंसानी समुदाय के लिए भी उतनी ही सच है, ख़ास तौर पर जब पूरे संसार में व वंडर क्या बर्ड फ्लू वायरस या ऐसी ही कोई और बीमारी फैल जाती है। सबसे गरीब और सबसे अधिक तनावग्रस्त लोग सबसे पहले मरते हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में मरते हैं। कैंसर, डायबिटीज़ और दिल की बीमारी जैसे असंक्रामक रोगों के प्रति भी सबसे ज़्यादा संवेदनशील यही लोग होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जब तक अमीर वर्ग के लोगों को जुकाम होता है, तब तक श्रमिक वर्ग के लोग निमोनिया से मरने लगते हैं। चूँकि हर प्राणी के लिए अधिकार क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है और अच्छे क्षेत्रों की अक्सर कमी होती है, इसलिए अपना अधिकार क्षेत्र तय करने की प्रक्रिया में प्राणियों के बीच संघर्ष होते रहते हैं। ये संघर्ष एक और समस्या पैदा करते हैं। किसी भी संघर्ष को जीतने या हारने की प्रक्रिया में ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि नुकसान कम से कम हो, ये बिंदु खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जैसे अगर दो चिड़ियों के बीच एक ही क्षेत्र में घोंसला बनाने को लेकर विवाद हो जाता है और ये विवाद जल्द ही लड़ाई में बदल जाता है, ऐसी स्थिति में आखिरकार जीत उसी चिड़िया की होती है जो अपेक्षाकृत बड़े आकार की और अधिक शक्तिशाली हो। पर जीतने वाली चिड़िया को भी इस लड़ाई में चोटें आना तय है, जिसका अर्थ ये है कि कोई तीसरी चिड़िया, उदाहरण के लिए लड़ाई की दर्शक रही कोई चिड़िया जो बिल्कुल
स्वस्थ है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चोटिल विजेता चिड़िया को हरा सकती है और उसके क्षेत्र को अपने अधिकार में ले सकती है। ऐसी स्थिति पिछली दोनों चिड़ियाओं के लिए कतई फ़ायदेमंद नहीं होगी। संघर्ष और अधिकार क्षेत्र। सदियों से जिन प्रजातियों के प्राणी अन्य प्राणियों के साथ एक ही एक ही अधिकार क्षेत्र में रहते आए हैं, उन्होंने कम से कम नुकसान की कीमत पर उस अधिकार क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कई तरकीबें निकाली हैं। उदाहरण के लिए, जब दो भेड़ियों की लड़ाई होती है तो जो भेड़िया पराजित हो जाता है वो अपनी पीठ के बल लेटने लगता है और अपनी गर्दन को विजयी भेड़िए के सामने कर देता है। इस स्थिति में विजयी भेड़िया चाहे तो उसकी गर्दन को चीर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता बल्कि वो उस पराजित भेड़िए को छोड़ देता है। संघर्ष में विजय हासिल करने के बाद भी विजयी भेड़िए को शिकार के लिए एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी, भले ही वो साथी पराजित भेड़िए जैसा कोई वाहियात प्राणी ही क्यों ना हो। बियर्डेड ड्रैगन जैसी घरों में पाली जाने वाली छिपकलियाँ एक दूसरे को देखकर अपने आगे के पैरों को हिलाती हैं, जो आपस में शांति बनाए रखने का एक इशारा होता है। इसी तरह डॉल्फिन अपने समूह के अन्य शक्तिशाली सदस्यों के साथ संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए शिकार के समय या उत्तेजना के अन्य क्षणों में एक विशेष किस्म की ध्वनि निकालती हैं, जो पानी में स्पंदन के रूप में सामने आती है। समुदाय में रहने वाली सभी प्राणियों के बीच इस प्रकार का व्यवहार आम होता है, क्योंकि शांति से जीवन का निर्वहन करने के लिए ये व्यवहार ज़रूरी है। समुद्र तल पर दौड़ते भागते केकड़े भी इस मामले में उपवाद नहीं हैं। अगर आप एक दर्जन केकड़ों को पकड़कर उन्हें किसी नई जगह ले जाएं, तो आप देखेंगे कि वे आपस में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कौन सी तकनीकें अपनाते हैं। हर केकड़ा सबसे पहले अपने अधिकार क्षेत्र को जानने की कोशिश करेगा ताकि उसे विस्तार से समझ सके और घर बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ सके। केकड़े अपने निवास स्थान से बहुत कुछ सीखते हैं और वे जो कुछ भी सीखते हैं उसे हमेशा याद रखते हैं। अगर आप किसी केकड़े को उसके निवास स्थान के आसपास भी पकड़ने की कोशिश करें तो वो फौरन मुड़कर अपने निवास की ओर भागेगा और फिर वहाँ छिप जाएगा। पर अगर आप उसे उसके निवास स्थान से दूर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फौरन किसी आसपास के सुरक्षित स्थान की ओर छलांग लगा देगा, जिसे उसने पहले से ढूंढ रखा होगा और आपके पास आते ही उसे वो स्थान याद आ जाएगा। केकड़ों को आराम करने के लिए एक ऐसे गुप्त स्थान की ज़रूरत पड़ती है जो पर परव परवक्षियों और प्राकृतिक विपदाओं से उनकी रक्षा कर सके। जैसे जैसे केकड़े बड़े होते हैं वे अपना कड़ा खोल छोड़ देते हैं, जिससे अगले कुछ दिनों के लिए उनका शरीर मुलायम रहता है। इस समयावधि में वे काफ़ी असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर एक मुलायम शरीर के प्राणी पर खतरा हमेशा मंडराता रहता है। किसी चट्टान के नीचे मौजूद छोटी सी गुफा या बिल केकड़े के रहने के लिए एक अच्छी जगह होती है। अगर ये गुहा या बिल एक ऐसे स्थान पर स्थित हो जहाँ खोल और अन्य चीज़ों के टुकड़े वगैरह खींच कर लाए जा सके,
ताकि बिल में प्रवेश करने के बाद केकड़ा उसके प्रवेश द्वार को इन चीज़ों की मदद से बंद कर सके। हालांकि किसी भी नए इलाके में अच्छे शरण स्थानों या गुप्त स्थानों की संख्या कम ही होती है। ऐसे स्थान दुर्लभ होते हैं और अन्य केकड़े भी उन्हीं उन्हीं की खोज में लगे होते हैं।